नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस संवाद कार्यक्रम में। कोरोना काल में, आपदा काल में, संकट काल में सभी राज्य सरकारों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं। सभी अपनी अपनी रणनीति के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। हिमाचल सरकार के सामने भी अपनी चुनौती है, जहां सभी सेक्टर प्रभावित होते हुए सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। तो इस आपदा काल में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए थी, कहां कमी रही, कितना बेहतर हो सकता था, विपक्ष कितना दमदार रहा, 2022 को लेकर क्या विजन है, क्या रणनीति है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदेश के सबसे युवा विधायक और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह। उनसे पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं और वर्तमान में शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हैं। विक्रमादित्य सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1989 को हुआ और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट, कल्चर एंड एनवायरमेंट एसोसिएशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं और शूटिंग में हिमाचल का नेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनीति और खेल के दंगल के बादशाह से आज हम जानेंगे कि शिमला ग्रामीण कैसे कोरोना से उभर रहा है और आगे की तैयारी क्या है। तो तमाम सवाल हैं और प्रदेश की जनता की विपक्ष से अपनी अपनी उम्मीदें भी है कि विपक्ष अगर दमदार है तो सरकार भी अपना काम ठीक तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकती है। आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के सबसे युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विक्रमादित्य जी, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है, चूंकि देख रहे हैं आपदा काल है, कोरोना काल है, सभी राज्य सरकारों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन विशेष तौर पर बात करें तो हिमाचल सरकार आपके नजरिए में किस तरह से कोरोना से निपट रही है, उनके प्रयासों को किस तरह से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश की सरकार बॉलीवुड की पिक्चरों में जैसे पुलिस बिल्कुल अंत में आती थी, जब सारा जो है एक्शन हो जाता था, क्लाइमैक्स हो जाता था, और तब जाकर हीरो जब गुंडों को मार देते थे, उसके बाद जो पुलिस आती थी। मैं समझता हूं कि उस तरीके का प्रकरण हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल प्रदेश की भूमिका सरकार की सीमित रह गई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं जो सेकेंड वेव प्रदेश के अंदर आई है जी, ये बहुत जानलेवा सिद्ध हुई है। और मैंने कई बार ये बात पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा है कि जहां तक फर्स्ट वेव थी कोरोना वायरस की, वो उसमें सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, क्योंकि उस समय हमारे पास नॉलेज कम थी, सरकार के पास नॉलेज कम थी, टेक्निकल नो हाउ कम था जी। मगर जो सेकेंड वेव इसकी आई है, जिसमें विशेषज्ञ ने बारी बारी मीडिया के माध्यम से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और काउंसिल ने बारी बारी चेताया हर सरकार को, केंद्र सरकारों को, प्रदेश सरकार को, कि सेकेंड वेव आनी लाजमी है। मगर उसके बावजूद भी जिस तरीके से सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी, 3 महीने में, 4 महीने में कोई कार्य नहीं किया गया। जब केसेस कम प्रदेश के अंदर होने शुरू हुए दिसंबर जनवरी के महीने में, अगर उस समय ही आप सरकार प्रदेश के अंदर वॉर फुटिंग पे कार्य शुरू कर देती, तो सेकेंड वेव में जितनी मोर्टेलिटीज प्रदेश में देखने को मिली है, जितना विक्रमादित्य जी, जब ये सब हो रहा था, जाहिर सी बात है विपक्ष में आप है, तो आपकी भूमिका इसमें क्या रही? आपको भी तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए थी, सरकार से संवाद करना चाहिए था, सुझाव देना चाहिए था। आप क्या कर रहे थे? हमने जो अपने लेवल पे हो सकता है किया है। सरकार हमारी नहीं है, मगर निश्चित तौर से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए है। हमने लगातार लोगों के बीच में रहकर, पंचायती राज के लोगों के माध्यम से हमने मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, राशन बांटे हैं, पीपी किट्स हर पंचायत तक जो है वो पहुंचाई है, सैनिटाइजेशन का सामान पहुंचाया है, आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है हर अस्पताल में मैंने अपने ओर से देने का प्रयास कर रहे हैं, एम्बुलेंस देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने एक प्रदेश स्तर पर भी एक हेल्पलाइन जारी करी है, जिसमें हमारे जितने युवा साथी पूरे प्रदेश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पहले युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, तो काफी व्यक्तिगत रूप से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से हम जो मदद
हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिलीफ विक्रमादित्य मटेरियल देने जी, का प्रयास कर रहे आप हैं। अपनी ये नहीं बात रख कहूंगा रहे कि हैं हम पूरी जी तरीके से सफल है, जी। कमियां आप हैं जी निश्चित तौर से है, मगर हम प्रयास जरूर कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात रख रहे हैं इस मुद्दे पर, इस आपदा काल में, और सरकार अपनी बात रख रही है। सरकार कह रही है जो हो सकता था हम अपने बलबूते पर जिससे संपर्क कर सकते थे वो तमाम हमने चीजें की, हमने लोगों की जानें बचाने की कोशिश की। सरकार अपनी बात रख रही है, आप अपनी बात रख रहे हैं, तो ऐसे में बातों के जरिए केवल राजनीति के लिए राजनीति करना इस आपदा काल में तो ठीक नहीं है। अगर आपने मेरे कभी पीछे बयान सुने होंगे जी या जिस तरीके से आई ट्राई टू कंडक्ट माई सेल्फ इन पब्लिक, मैंने कभी भी राजनीति के लिए राजनीति करने में विश्वास नहीं रखा है। मैं हमेशा अगर कोई अच्छा कार्य सरकार ने किया है, आई हैव बीन द फर्स्ट पर्सन इन द ऑपोजिशन टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। उनका समर्थन मैंने विधानसभा के सभा पटल पर भी सरकार का कई मुद्दों के ऊपर किया है। तो जहां तक राजनीति की बात है उसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, और ये वैसे भी समय राजनीति करने का नहीं है। मगर रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के रूप में जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली हमारी है जी उसमें कमियां उठाना हमारा दायित्व है। अगर हम कमियों को नहीं जी उठाएंगे, आप मीडिया के बंधु उसको नहीं हाईलाइट करेंगे, तो सरकार की कमियों के बारे में कैसा पता चलेगा। और मैं तथ्यों के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात है, जी आपके वेंटिलेटर्स की बात है, क्या ये सच नहीं है? अभी आपके साथ और मंत्री भी जुड़ेंगे, जी आप उनसे ये सवाल पूछ सकते बिल्कुल हैं पूछेंगे। कि जितने पीएम केयर्स से वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में आए हैं उसमें से कितने आज फंक्शनल है और कितने खराब होने की वजह से आपने वापस जो है वो दिल्ली आपको केंद्र सरकार को भेजने पड़े। ये एक फैक्ट है, ये मैं कोई आंकड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं कोई आंकड़ा नहीं पैदा कर रहा हूं, जी ये एक हकीकत है जो आज हम फेस कर रहे हैं। और आपके आईसीयू बेड्स की कमियां हमको देखने को मिल रही है, वो भी हम फेस कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जहां तक बात थी, हम और राज्यों से निश्चित तौर से बेहतर है क्योंकि हम जानते हैं चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज जितने हैं वहां पे मेडिकल ऑक्सीजन, वहां पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाया जाता है जो अब हर इलाके में दिया जा रहा है, उसमें हमारा आंकड़ा अच्छा रहा है और राज्यों से। मगर जो मोर्टेलिटी रेट भरी है इस बारी खास रूप से सेकेंड वेव में ग्रामीण क्षेत्र में इसका बहुत जो है अफेक्ट रहा है। बुजुर्ग लोग उसमें जी मर रहे हैं। उसमें जो अवेयरनेस सरकार की ओर से होनी चाहिए थी, आपने देखा पीछे जब इनका कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो 20-20 फुट के जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। जी अभी जब कोरोना काल था, आपने अपने पब्लिक रिलेशन के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आज गांव में कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों को, बुजुर्ग लोग जो है जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको तो ये लगता है कि हमको सिर्फ खांसी जुकाम है और वो नॉर्मल जो है दवाई उसके लिए ले लेते हैं। और 3 दिन बाद जब स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है, जब तक वो अस्पताल जाते हैं तब तक उनकी लंग्स जो है पूरी तरीके से पैक हो जाती है। और एक सेकेंड वेव में तो वैसे भी आपका जो म्यूटेंट है ये बहुत डेंजरस म्यूटेंट है जो एकदम आपके लंग्स को जो है अफेक्ट कर देता है। तो इस पे अवेयरनेस जो सरकार की ओर से होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये सरकार केवल लिप सर्विस कर रही है और जो कार्य उनको आज से जी 3 महीने विक्रमादित्य पहले जी, करना आपकी चाहिए था तरफ वो से भी आज अगर कर रही है। अवेयरनेस की बात अगर कही गई है तो आपको याद ही होगा एक हफ्ते पहले का होर्डिंग विवाद, खुद कांग्रेस के बीच में किस तरह से गुटबाजी देखने को मिली थी, तस्वीरों को लेकर होर्डिंग फाड़ दी गई थी। नहीं देखिए, उस पे मैं पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि जो जी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जी आई डोंट सपोर्ट दैट। मैं कभी भी इस तरीके की इनडिसिप्लिन जो है पार्टी में सपोर्ट नहीं करता हूं। मगर उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि श्री वीरभद्र सिंह जी मेरे पिता ही नहीं है मगर जी प्रदेश के एक बहुत प्रदेश ही नहीं देश के एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है। और निश्चित तौर से जब इस तरीके का कोई होर्डिंग निकलता है या किस तरीके का कोई एक प्रचार होता है तो निश्चित तौर से उसमें वरिष्ठ लोगों का जो है मान सम्मान होना चाहिए। वो कोई मार्गदर्शन कमेटी के नेता नहीं है, जैसे भाजपा ने वो जी मार्गदर्शन कमेटी बनाई थी। अगर वो भी यहाँ पे कोई ये भूल कर रहा है कि वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह है तो वो नहीं है। वो एक फाइटर है और हमेशा एक फाइटर ही रहेंगे। लेकिन विक्रमादित्य जी, जिस तरह से मैं होर्डिंग विवाद को लेकर ही बात करना चाहूंगा, या फिर कांग्रेस के लिए खास तौर पर गुटबाजी, खेमेबाजी, चाहे प्रदेश सरकार के भीतर हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर हो, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस आज जहां पर खड़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी की आज हालत ये हो चुकी है कि कहीं कांग्रेस के भीतर
अलग अलग तरह के सवाल खुद पैदा हो रहे हैं। होर्डिंग विवाद हमने देखा, तमाम विवाद हमने देखे, गुटबाजी लगातार चल रही है, नहीं, यहाँ तक होर्डिंग कि का जो प्रदेश सरकार में भी और राष्ट्रीय होर्डिंग नेतृत्व कोई में भी। इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको तो मीडिया के हमारे जो बंधु है उन्होंने उसको बहुत जो है तूल दे दिया, अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी बिग इशू। मगर जो एक लार्जर इंटरेस्ट है पार्टी का, उसको हमको निश्चित तौर से उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आई हैव विक्रमादित्य ऑलवेज जी, बिलीव्ड इन कॉलिंग अ जी स्पेड अ स्पेड। इसका कहीं ना अगर कहीं जो भविष्य में कमियां मायने हैं, तो है ना, जो कमियां हैं 2022 के पार्टी के चुनाव को अंदर, लेकर मायने तो है ऑर्गेनाइजेशन ना, के इस अंदर, बात वो का तो निश्चित समझ तौर से सकते हैं आप। कमियां हैं। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत जी हूँ कि कमियां हैं। इलेक्शंस जो है समय 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 पर होने चाहिए। उसके बारे में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कहा है कि जल्द इंटर पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल जी इलेक्शन करवाए जाएंगे। वो अभी कोविड की वजह से नहीं हो पाए, और वही चीज प्रदेश के अंदर भी होनी चाहिए। लगातार इसमें जो है पारदर्शिता से इलेक्शन होना चाहिए, और जी उससे ही नेतृत्व आगे आने चाहिए। जब ये इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे जी तो ऑटोमेटिकली बाकी जो अंदर के डायलॉग है या जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ब खुद जो है सब कुछ जो है वो जी सॉल्व हो जाएगा। इसका मुझे पूरा जी विश्वास है। अब प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जयराम सरकार को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और जयराम सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बुनियादी मुद्दों पर काम किया है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, चाहे तमाम सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदेश का सबसे बड़ा जो मुख्य स्रोत है 10% जीडीपी में योगदान करता है पर्यटन, उसको ही बढ़ावा देने के लिए जयराम सरकार लगातार प्रयासरत है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि जयराम सरकार ने पिछले 4 सालों में बुनियादी मुद्दों पर काम किया है, और आज जो स्थिति जो है वो आज 4 साल से जो पिछले थी उससे आज ज्यादा बेहतर है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर तो उनके बजट के जो उन्होंने बजट में घोषणाएं करी हुई है, जो जी विधानसभा के अंदर जो उन्होंने अपने व्याख्यान सरकार की ओर से रखा है, अगर तो आप उससे आंकना चाहते हैं तो मैं उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा। जी क्योंकि उन्होंने बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, विधानसभा में हर बजट पे बड़े बड़े सपने दिखाए, उसमें 100% मार्क्स जो है वो सरकार को दिए जाते हैं। मगर अगर आप उसकी तुलना जमीन स्तर पे जो परिस्थितियां प्रदेश के अंदर है उससे करेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। अब अगर उनका कोई बिल्कुल ही डाई हार्ड फॉलोअर है, कोई अंधभक्त है, तो जी उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। मगर कोई भी जो रैशनल व्यक्ति प्रदेश के अंदर बड़े क्लोजली इन चीजों को फॉलो कर रहा है, चाहे वो टूरिज्म की बात है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात है, जी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है, हर चीज में बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई है, मगर उन बातों को जमीन स्तर पे उतारने का कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया। जैसे एयरपोर्ट की बात थी, जी नागचला में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात थी, वो आज तक जो है उसका एक ईंट आज तक नहीं लगी। 4 साल इस सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, कहा कि हम 80,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शिमला के अंदर करवाई गई कि हम 10,000 करोड़ का निवेश करवा रहे हैं, हम उसमें 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। हमें बताए कौन से वो युवा है जिनको नौकरियां मिली है या नहीं मिली है। और सरकारी इलाकों में भी, चाहे वो आपके आईपीएच में, चाहे पीडब्ल्यूडी में आपके पंप ऑपरेटर्स लगे, पैराफिटर्स लगे, वो भी केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र गिनकर पूरे 68 विधानसभाओं में केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र, एक आपका धर्मपुर जो महेंद्र सिंह जी का इलाका है, और एक आपका सिराज विधानसभा जो मुख्यमंत्री जी का इलाका है, उसके अलावा एक नया बंदा इन्होंने सरकारी क्षेत्र में नहीं लगाया। तो अगर इस तरीके से ये बंदर बांट करेंगे, इस तरीके से ये डबल इंजन की बात करते हैं कि हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, 69 नेशनल हाईवे का कितना इन्होंने पीछे लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे कितना उसका डिंडोरा पीटा। जी और आज उनके खुद के मंत्री जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी तक ये कह दिया है कि इसके अभी तक इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं मिली है, और अभी तक केवल मात्र 250 करोड़ रुपए इसमें प्रदेश को अभी तक केवल डीपीआर बनाने के लिए मिला है। तो क्या किस चीज का हम इनका स्वागत करें, किस चीज के लिए हम इनका पीठ थपथपाए? ये केवल बोलता कुछ है और जो जमीन स्तर पे करते कुछ है। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है जो आज लोगों के सामने उस चीज को हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है। जी इसके इतर मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि 2017 में अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था, मैं चाहता हूं कि आज के संदर्भ में आप उसे देखें और बताएं कि आप किस तरह से देख रहे हैं। चूंकि आपका भी सफर विधायकी का हो चुका है कई सालों का, तो आप इसे आज के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं? अनुराग ठाकुर ने आपको 2017 में छोट भैया नेता कहकर बोला था। नहीं, वो तो बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के, हम तो छोटे से सेवक है और ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ना मुझे नेता बनने का शौक है, ना मुझे कोई बड़ा नेता बनने का शौक है।
वो तो लोगों के दिलों में आपका क्या, लोगों के जहन में आपकी क्या इमेज है, दैट इज व्हाट मैटर्स। कोई क्या कहे क्या ना कहे उस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मगर निश्चित तौर से वो एक बहुत बड़े नेता है और जहां वो है वो खुश रहें। मुझे उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जी, और मेरा एक सवाल ये भी है कि सरकार के समर्थन के अभाव में प्रदेश की इकाइयों को एनपीए तक घोषित करना पड़ रहा है या फिर घोषित किया जाएगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। और खास तौर पर अधिकांश होटल व्यवसायियों के पास अपनी किस्त देने तक के पैसे नहीं हैं। तो सरकार को किस तरह का प्रयास करना चाहिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? कोरोना काल में 2 साल का वक्त हो चुका है, यहाँ पर सीधे तौर पर यह सेक्टर प्रभावित है। निश्चित तौर से है। होटेलियर्स जितने, चाहे वो जिला शिमला के हैं, चाहे कुल्लू वैली के हैं, धर्मशाला के हैं, जी, उनके साथ हम भी लगातार बात करते रहते जी, हैं और बहुत निराशा है, क्योंकि केंद्र सरकार से भी जब पिछला लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो उस समय पैकेज की बात की थी कि जी, 20 लाख करोड़ हमने जो है वो देश को दिया है। हिमाचल को उसमें कितना पैसा मिला उसके बारे में भी हमने सरकार से पूछने की कोशिश करी। सरकार का कोई उसमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई जो है वो सरकार की ओर से मिला नहीं। होटेलियर्स का पीछे, खास रूप से जो छोटे होटल्स हैं, क्योंकि बड़े जितने ग्रुप्स है, चाहे वो रेडिसन है, ओबराय है, ताज है, उनके पास तो और कंपनीज है पूरे देश में, होटल्स है जहां से वो अपने खामियाजे को पूरा कर सकते हैं। मगर जो यहाँ के लोकल होटेलियर्स है, जिन्होंने कई लोन लिए हुए हैं, उस पे ईएमआई की जी, जो वो ईएमआई का वो घूम रहा है, जी, आपका क्लॉक घूम रहा है, और कोई मॉरेटोरियम पीरियड नहीं बढ़ाया गया, आपको कोई सहायता नहीं मिली, कोई बिजली में कोई राहत नहीं मिली, आपके पोल्यूशन कंट्रोल जी। बोर्ड से कोई कोई विपक्ष ने ये सहायता नहीं मुद्दा मिली। कितनी तो दफा निश्चित उठाया तौर से सरकार के सरकार को इस सामने? पे कार्य करने की आवश्यकता थी, और निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। पहले ही 60,000 करोड़ के ऋण में प्रदेश जी, सरकार चली हुई है, तो निश्चित तौर से उनको केंद्र सरकार से इस पे मदद मांगने की आवश्यकता थी, जी, जिसमें ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जी। और मेरा एक और आपसे सवाल ये है कि रिसर्च में ये बात भी सामने आई है और ये सार्वजनिक बात है कि आप हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन के नाम से एनजीओ चलाते हैं। स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है और प्रदेश का नेतृत्व भी कर चुके हैं शूटिंग में। तो राजनीति और स्पोर्ट्स एक समान बात, इसमें क्या देखते हैं आप? स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, मैं समझता हूं, और एक जज्बा जो है टीम वर्क का होना चाहिए। मैं यही चीज हमने स्पोर्ट्स का जो सबसे जी, महत्वपूर्ण चीज सीखी है कि हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कुछ भी अचीव करना है, खास रूप से पब्लिक लाइफ में कुछ अचीव करना है, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। आपको सबको, लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेकर एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अगर कभी कोई गलती हो भी जाए या कभी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त ना भी कर पाए, तो एक्सेप्ट करना भी हमको सीखना चाहिए। हमको हमेशा जो जी, है बोस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, और अपना जो है गलती को आगे मानते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और ड्यू क्रेडिट सब लोगों को देने की आवश्यकता है। टीम में आपके जितने साथी हैं उनको उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना आपको मिल रहा है, बल्कि अपने से ज्यादा क्रेडिट जो है टीम के लोगों को देना चाहिए। जी। इसके तरह मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बीजेपी नेता आपकी चल अचल संपत्ति को लेकर लंबे समय से सवाल उठाते रहे, चाहे बात 2012 की हो, 2015 की हो, 2017 की हो, कि इतने गुना इजाफा संपत्ति में आखिर हो कैसे गया। और इसको लेकर आपको पता भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, लगातार पूछताछ भी हुई। तो आज के संदर्भ में आप इसके से किस तरह से जवाब देना चाहते हैं? बीजेपी कहते हैं कि ये आय से ज्यादा संपत्ति है, ये कहाँ से है, इसकी पूछताछ होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, उनको मुद्देहीन और तथ्यहीन बातें करने पे बहुत शौक है। जहां तक आप इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं, रेगुलर पिछले 10 साल से, जी, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो तफ्तीश कर रही है। केसेस उन्होंने झूठे केसेस बनाए हुए हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देख रहे हैं, जहां जहां उनको सूट करता है, वहां वहां अपने दुश्मनों को ये इस तरीके से टारगेट करते हैं, कि केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में है। और बीजेपी एक किस्म मतलब से आपको लग वॉशिंग रहा है कि मशीन है। संस्थाओं को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर से ऑपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। सीबीआई वहां पे छोड़ दी गई, ईडी वहां पे छोड़ दी गई, इनकम टैक्स वहां पे छोड़ दी गई, और ये बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। जो व्यक्ति किसी और पार्टी से छोड़कर जो है वो बीजेपी में जाता है, वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी
का जीता जागता उदाहरण है, जिस मामले में वो पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कैमरे के ऊपर, बाकी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, मगर उनको जो है उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो निश्चित तौर से बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं ये बात कह सकता हूँ, वैसे तो मैं कांग्रेस के जाने वाला नहीं हूँ, अगर मैंने किसी दिन बीजेपी में जाने का निर्णय ले लिया ये आपने बात तो कही, दूसरे लेकिन दिन जो है ये हमारे सरकारों केसेस में ये बंद होता करवा रहा है, देंगे। चाहे आप 1975 में देखिए, 77 में देखिए, जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र सरकार में कोई भी रहा हो, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, या फिर कोई गठबंधन के सरकारें रही हैं, वो इस तरह से कंट्रोल करती रही है। नहीं, इन्होंने तो, भाजपा ने तो सारे हदें पार कर दी है। केवल आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही नहीं, आज तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इनकम आपका इलेक्शन कमीशन जो है इनकी हाथ की कठपुतली है। क्या उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल के अंदर किया, आज वो सब लोग उस चीज को जानते हैं। 4 से 5 चरण में जो है वहां पे चुनाव किए, जबकि आपका तमिलनाडु उससे दुगना तिगना राज्य है, जो उससे एरिया में बड़ा है, वहां पे एक दिन के अंदर चुनाव हो रहा है। और वेस्ट बंगाल में क्योंकि उनको किसी भी हालत में वो जीतना था, वहां पे जो है 4-5 चरण में वो करवाया जा रहा है। तो इन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरा इसमें यही चीज मेरा यही इसमें बात रहेगी कि ये केवल इनकी कहने में और करने में बहुत फर्क है, और इनसे हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई एरिया। मेरे जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं वो हमसे कोई प्रश्न पूछेंगे या मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप से कोई प्रश्न पूछेंगे, उनको मैं जवाब दूंगा। भाजपा के नेताओं के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। जी, और मेरा एक और ये सवाल ये है कि आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर हिमाचल में राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिलता है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, इस तरह से चलता रहता है, अलग अलग राजनीतिक दल आते हैं। तो आपको लगता है कि 2022 में ये ट्रेंड टूट पाएगा? नहीं, निश्चित तौर से नहीं टूटेगा, और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है, इसका हमको पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने टर्म की शुरुआत में कहा था कि 25 साल तक अब हमारी सरकार रहेगी, अब प्रदेश में राम राज्य है। कौन से राम राज्य है, उसकी उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो हमको कोई परिकल्पना इस प्रदेश के अंदर दिखाई दे नहीं रही है। ना एडमिनिस्ट्रेशन में है, ना लॉ एंड ऑर्डर में है, ना डेवलपमेंट में है। तो निश्चित तौर से हमको पूरा विश्वास है कि इनकी जो परफॉर्मेंस जीरो यहाँ पे प्रदेश के अंदर रही है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम यूनाइटेडली इस चुनाव को लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी जब चाहे कांग्रेस की भी सरकार रही हो, तभी भी जो बुनियादी मुद्दे थे वो तो सामने थे। जनता की अपनी अपनी परेशानियां भी थी, चाहे पानी के संकट की बात हो, सड़कों की बात हो, कांग्रेस की सरकारों में भी इस तरह से रही थी। आपको याद होगा जब लोग सड़कों पर आ गए थे, पेयजल संकट को लेकर जगह जगह हल्ला होने लगा था विधानसभाओं में। तो कांग्रेस की सरकारों में भी बुनियादी मुद्दों को अच्छे तरीके से नहीं समेटा गया है। चाहे ये बात हो, सरकारों में फिर क्या कमी रही? जनता के प्रति जो जवाबदेही है, प्रतिबद्धता है, फिर वो कहां गई? सरकार इस तरह से तो आती जाती रहेंगी, जनता मौका देगी, लेकिन करेंगे क्या? हमारी सरकारों में बहुत काम प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं। उन्होंने हम पे ये आरोप विधानसभा में लगाया है, जो रिकॉर्ड पर है, कि आपने बहुत स्कूल खोल दिए, आपने बहुत अस्पताल खोल दिए, आपने ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोल दिए जिसकी आवश्यकता नहीं थी। और आज आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पिछले 2-3 दिन पहले जो हियरिंग कोविड के ऊपर हो रही थी, उसमें ये माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में ये कहा कि आपके जो पीएचसी ग्रामीण क्षेत्र में है, आपने वहां पर आईसीयू बेड्स क्यों नहीं जो है वो बनवाए। जो हम ऑक्सीजन के संदर्भ में इसको देखें, जितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज चाहे आपकी पीएचसीज है, चाहे सीएचसीज है, जो थोक में कांग्रेस पार्टी की सरकार में खोली गई, अगर उनका सही यूटिलाइजेशन होता तो कोरोना आज प्रदेश में इतने बड़े लेवल तक नहीं फैलता। आज आप वॉर फुटिंग पे राधा स्वामी का जो है वो भवन ले रहे हैं, या और लोगों का भवन ले रहे हैं, वहां पे आप मेकशिफ्ट अस्पताल बना रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास पीएचसीज है, हमारे पास सीएचसीज है, जहाँ पे स्टाफ की कमी है, अगर आपने उनको पहले उस पर ध्यान डाला होता तो आज हमको इस तरीके का जो है एक लीपापोती जिसको बोलते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस चीज को सरकार को देखना चाहिए था। और वैसे ही ओवरऑल मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज कांग्रेस पार्टी ने किया, कमियां जरूर रही है,
मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े तौर पे सरकार का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बनाने में एक योगदान दिया। तीनों मेडिकल कॉलेजेस, हमीरपुर का, चंबा का, नाहन का, कांग्रेस पार्टी की वजह से है। आपका नेर चौक के अंदर मंडी में जो इतना बड़ा अस्पताल ईएसआईसी का बनाया गया, बाद में सरकार ने उसको लिया, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। एम्स आपका, सॉरी, यहाँ का जो शिमला का आईजीएमसी है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। टांडा का मेडिकल कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो निश्चित तौर से काम किया है, कमियां कुछ ना कुछ रह जाती है, उसको हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी उसको हम करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। चलिए विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम, इस संवाद में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरह से बात रखी प्रदेश के सबसे युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने, उन्होंने बताया कि 2022 में निश्चित तौर पर कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। तो खबर फास्ट पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का बयान, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संकट में कुंभकर्ण की नींद सरकार सोई हुई है। तो कोरोना काल में कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई है और 2022 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। उसके बाद जो प्रदेश में कमियां हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा और प्रदेश के बुनियादी मुद्दों को बेहतर तरीके से किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस संवाद में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इजाजत।